पिछले क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके थे, को डोमिनेंस पढ़ चुके थे, मल्टीपल एलेनिज्म पढ़ चुके थे, प्लियोट्रॉपी पढ़ चुके थे। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी, नहीं सॉरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। लेकिन प्लियोट्रॉपी पढ़ने से पहले आइए एक सवाल लगाइए। कल मैं क्लास में था तो वहां पे एक सवाल आया था, एक सवाल को मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दिया था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का पढ़ा दिया था टॉपिक कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, पढ़ा गया था, याद आ रहा है एबी, और इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेनिज्म। ये आपको पढ़ा दिया गया था क्या? अब आइए एक सवाल है कि फादर जो है, इस केस में एक सवाल है कि जो फादर है, फादर क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव है। रेडी हो जाइए करने के लिए, आप ही लोग करना, हम नहीं करेंगे। और मदर क्या है, मदर क्या है, मदर हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है, होमोजाइगस रिसेसिव ब्लड ग्रुप है पापा का, और मम्मी का हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। आपको बताना है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजनी, प्रोजनी ब्लड ग्रुप, प्रोजनी जो होंगे उनके ब्लड ग्रुप के पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे। आइए इसको आप सॉल्व करके हमको बताइए। बोलिए सर, जल्दी करिए, सोल्यूशन इसका चाहिए हमसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद हम लोग पढ़ लेंगे आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है, आप लोग मैच करेगा। फादर की चर्चा कर रहा है, फादर हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव है, रेसेसिव करने का मतलब फादर, और मदर क्या हो जाएगी, मदर आपका आई ए और आई है। अगर आप ये बना लिए आपका सवाल लग जाएगा। यहां से दो गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा आई, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल आई, फिर से आई, मतलब यहां से दो गैमेट बनेगा आई ए, एक बनेगा आई, है ना, है ये गैमेट बना, दिस इज द गैमेट। अब यहां से क्या इनका क्रॉसिंग करा देते हैं। आइए क्रॉसिंग कराए तो हम क्रिस क्रॉस मेथड, दो मेथड पढ़ा देते हैं यहाँ पे। पहला यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं कि ये आई इसके साथ चला गया, ठीक है, और ये आई इसके साथ चला गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला आई इसके साथ चला गया और ये वाला आई इसके साथ चला गया। यानी यहाँ पे गैमेट क्या, यहाँ पे F1 जनरेशन क्या बनेंगे, F1 जनरेशन यानी प्रोजनी क्या बनेगा, प्रोजनी देखिए, प्रोजनी बनेगा ये आई और इस आई के साथ यूज किया था आई ए आई, यहाँ क्या बनेगा आई और आई, यहाँ क्या बनेगा आई ए आई, और यहाँ क्या बनेगा, यानी ये बच्चा कैसा दिखेगा, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि आई ए इज द डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ये क्या बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, कोई शुगर कोट नहीं करेगा तो ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ओ बनेगा बच्चा। यानी आप फिनोटाइप की चर्चा करोगे तो फिनोटाइप क्या बनेगा सर, फिनोटाइप देख रहे हो ए बनेगा और ओ बनेगा, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो पूछोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा, 1:1, यानी 50-50%, 50% प्रोजनी ए बनेंगे और 50% प्रोजनी ओ बनेंगे। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप की चर्चा करेंगे तो जीनोटाइप में क्या है सर, ये आई ए आई है, आइए यानी देखिए एक जीनोटाइप ऐसा है और सेम एक ऐसा जीनोटाइप है, मतलब जीनोटाइप का रेशियो भी कितना रहा है, 1:1।
तो ये जो मेथड हमने लगाया ये था क्रिस क्रॉस मेथड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द क्रिस क्रॉस मेथड। ये क्रिस क्रॉस मेथड है, ये जो हम लोग यहाँ सॉल्व किए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया। अगर आपको इसमें लगाने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, वाया यूजिंग द पनेट स्क्वायर मेथड। ये देखिए इस मेथड में क्या है, तो आपको चक्कर बोर्ड बनाना है, हम हमेशा ऐसे ही बोले हैं, इसको बोलते हैं पीनट स्क्वायर बोला जाता है। ये इफेक्ट है, मेरे टीचर ऐसे ही पढ़ाए हैं तो हम उसी तरह बोल देते हैं। ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे पापा का और मम्मी का गैमेट है, यहाँ आई और मम्मी क्या है, आई ए है और आई है। यहाँ आई ए आई बनेगा, यहाँ आई बनेगा, यहाँ पे आई 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 आई, यानी देखो 50% बच्चे कैसे हैं, ए है और 50% बच्चे क्या है, क्लियर है, कोई डाउट है? ये कहानी है। आप इसी के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको एग्जाम यहाँ नहीं लिखना, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए ए, ये देखिए ए ब्लड ग्रुप, ये ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, ये भी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये हम आपको समझाने के बस यहाँ लिखे है। आपको बॉक्स बनाना है, उसके नीचे फिनोटाइप सेम इसी तरीके से, जीनोटाइप सेम इसी तरीके से। जो ये क्रिस क्रॉस किए थे इसकी जगह आप ए भी कर सकते हो साइड में, लेकिन नीचे नहीं, या नीचे भी कर सकते हो, नीचे दिखा सकते हो। क्लियर है? फोटो ले सकते हैं इसका, आप लोग आगे बढ़िए, फोटो लीजिए सर। ये सब सवाल है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सवाल। मेरे पास ही आपको ऐसे मिलेंगे, बता दे रहा मैं। कोई डाउट है? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी और सवाल करेंगे हम लोग इसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो 2 दिन से हम लोग केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस के सारे सवाल आप अब आसानी तरीके से लगा सकते हैं। अब हम लोग का एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसके जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो क्वेश्चंस आप नहीं लगा पा रहे थे, उसमें कुछ कहानी था, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं उसमें, 10 क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो आइए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की चर्चा करते हैं, और इसके साथ आप पूरा 25% आपका सिलेबस खत्म हो गया है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और कल की क्लास में हम लोग लिंकेज पढ़ लेंगे ना, तो आप 50% खत्म, समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद, ऐसा मान के चलिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम क्या है? पॉली मतलब जीन, सॉरी पॉली मतलब जीन बोलते हैं, पागल हो क्या? पॉली मतलब मेनी, और जेनिक मतलब जीन, और इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। बताया गया था प्रोसेस है, एक प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर को ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो एक ऐसा जीन है जो काफी सारे कैरेक्टर को रेगुलेट, एक ऐसा जीन, काफी सारे जीन एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें लिख सकते हैं मेनी जीन, मेनी या फिर मोर जीन रेगुलेट सिंगल कैरेक्टर। ये प्लियोट्रॉफी का ठीक अपोजिट है। प्लियोट्रॉफी में था क्या? सिंगल कैरेक्टर को, काफी सारे कैरेक्टर को काफी एक जीन रेगुलेट कर रहा था। याद रखिएगा कि सिंगल जीन वहां पे था, एक तीर था, एक तीर से काफी सारे निशाने थे, यानी सिंगल जीन रेगुलेट मल्टीपल कैरेक्टर, ये वहां पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक उसे उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर एक कैरेक्टर है, और सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए क्या है? मल्टीपल जीन है ये, तो इसलिए नाम पॉलीजेनिक। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पॉली मतलब मेनी, जीन मतलब जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, काफी सारे जीन क्या करेंगे? कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे, ये कहानी है। तो इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल है स्किन कलर। स्किन कलर क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। आप हाइट देखिए, हाइट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। हाइट कैसे सर?
क्या कोई पर्सन टोटली लंबा है, क्या कोई पर्सन टोटली छोटा है? क्या आप ऐसा ह्यूमंस में देखने को मिलता है क्या? किसको लंबा बोलेंगे? 5 फीट को लंबा बोलेंगे कि 6 फीट को लंबा बोलेंगे, 4 फीट को लंबा बोलेंगे, 2 फीट को लंबा बोले? लंबा मतलब लंबा, पता नहीं चल रहा कितने लंबे। मतलब एक रेंज है, हाइट। पूरे पॉपुलेशन में देखेंगे तो कोई टोटली लंबा नहीं है, कोई टोटली छोटा नहीं है। ये कंपैरेटिव टर्म हो जा रहा है। तो एक रेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 लोग इस पूरे अपार्टमेंट में भी हैं, और 5 लोग की हाइट देखिए अलग अलग है। रेंज है। स्किन कलर का भी सेम। गोरा मतलब कितना गोरा ना, तो ये क्या है? एग्जाम्पल से पढ़ना, देखो सबसे गोरा है। तो गोरा गोरा का क्या है? एक रेंज है, ग्रेडियंट है। फेयर लवली का देखें है, फेयर लवली के ऊपर देखेंगे ऐसे रेंज बना होता है स्किन टोन का। आप मस्करा लेने जाइए, मस्करा करते हैं फाउंडेशन, रेंज बना हुआ है टोटल। तो रेंज से क्या है, यहां से उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ये यानी कहने का ये है कि स्किन कलर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए रेंज है, आपको इन दोनों का स्किन कलर का हाइट का रेंज देखने को मिलता है। रेंज है, रेंज ऑफ, करेक्ट, रेंज ऑफ है। ठीक है, आप स्किन का रेंज देख रहे हैं, गोरा, थोड़ा सा कम गोरा, ठीक है, ज्यादा गोरा, ऐसे कहानी है, काला, कम काला, ऐसे ही कहानी। उसी तरीके से हाइट का भी, लंबा कितना लंबी है। अब जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, देखना वो ABC जीन है। तो ABC जीन कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में स्किन कलर रेगुलेट कौन कर रहा है? ABC जीन रेगुलेट कर रहा है। कैसे करेगा ये देखिए, ABC जीन कैसे रेगुलेट करेगा। अगर देखिए, अगर A है, A जीन की चर्चा करूं तो A ऐसा कंडीशन में हो सकता है क्या? होमोजाइगस कंडीशन में। B भी होमोजाइगस कंडीशन में रह सकता है कि नहीं? होमोजाइगस डोमिनेंट। C भी होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा हो सकता है कि नहीं? या तो किसी पर्सन में ये कॉम्बिनेशन होगा, या कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हेटेरोजाइगस। क्लियर है? या क्या होगा? सारे रिसेसिव कंडीशन में रहेंगे। तो यहां पे देखिए, तो जितना ज्यादा रिसेसिव कंडीशन आते जाएगा वो पर्सन उतना ज्यादा गोरा होते जाएगा, और जितना ज्यादा डोमिनेंट होमोजाइगस की मात्रा बढ़ती जाएगी, अमाउंट बढ़ते जाएगा, वो उतना ज्यादा डार्केस्ट स्किन दिखाई देगा। यानी मेरे अंदर ये केस हो सकता है, गोरा है तो उसके अंदर ये हो सकता है। तो ये टोन अगर रहेगा तो डार्केस्ट टोन रहेगा। वो सारे होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर ये कंडीशन रहेगा तो ये डार्केस्ट नहीं रहेगा, मीडियम बीच में, ये एकदम फेयर रहेगा। इससे ज्यादा कुछ एक्सट्रीमली फेयर, ये मॉडरेट। अब अलग अलग पर्सन में अलग अलग कंडीशन बन सकता है। अलग कंडीशन क्या? कोई पर्सन ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि ऐसा रहे और बाकी ऐसा रहे। कोई पर्सन में ऐसा कंडीशन बन सकता है, कोई पर्सन में इसी का ऐसा कंडीशन बन सकता है। क्या बोलती पब्लिक? ऐसा हो सकता है, किसी पर्सन में ऐसा भी हो सकता है। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से, इसके हिसाब से आपको देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इन सभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से स्किन, जो पर्सन के स्किन टोन है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए काफी सारे स्किन टोन देखने को मिल रहा है, स्किन में रेंज देखने को मिल रहा है स्किन टोन का, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होगा। तो ये अगर प्योर होमोजाइगस है, सारे एलिल्स ABC के सारे एलिल्स आपस में होमोजाइगस कंडीशन में है, डार्केस्ट टोन होगा। और रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा तो क्या? गोरा होगा, एक्सट्रीमली गोरा। क्लियर है? अब ये जो जीन है ABC जीन, ये प्लियोट्रॉपिक, दे शो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये जो देख रहे हैं ना, एक साथ है, एक साथ है, ये एक साथ है, ये देख रहे हैं। तो ABC जीन, ये प्लियोट्रॉफी में जो जीन होते हैं, जीन इन प्लियोट्रॉफी, इन प्लियोट्रॉफी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सो एडिटिव, जो कल सवाल आता है, एडिटिव इफेक्ट, ऐसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करता है। अब आपका पूरा सवाल यहां से लग जाएगा। ये कहानी है, दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है?
इसलिए आपको अलग अलग स्किन टोन देखने को मिल रहे हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। फोटो ले लीजिए। अब मेंडल के उसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या नाम है, लिमिटेशन को। अच्छा रुक जाओ, ABC ये लिख देते हैं, इसका नंबर लिख देते हैं, ABCG कंट्रोल ये। तो स्किन कलर कहाँ गया, ये स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाई 3G लिख देते हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है। रेगुलेटेड बाई 3G, जीन का नाम क्या है, ABNC। आगे लिख, चलिए बढ़िया, आगे। अब हम लोग को मेंडल्स के फेलियर के बारे में पढ़ना है कि मेंडल्स फेलियर क्यों हो गए। ये पूरा कहानी आपको यहाँ तक बता दिया गया था, और इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मेंडल्स फेलियर की बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर से। मेंडल्स की फेलियर की बातें करेंगे तो मेंडल्स के टाइम फेलियर क्यों हुआ सर, मेंडल्स का काम सक्सेस क्यों नहीं हुआ उस टाइम में, पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, ये कहानी है। मेंडल्स, क्योंकि उनके मरने के बाद ना उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, तो मेंडल्स के वर्क को कोई पहचान क्यों नहीं पाए, कॉज ऑफ या मेंडल्स फेलियर। पहला कहानी क्या था, मैंने बताया था, मेंडल्स ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना, पुअर एडवर्टीजमेंट, lack of communication and poor advertisement of ये कहानी था। दूसरा बताया गया था कि मेंडल जो थे, मेंडल का जो वर्क था उस टाइम में इतना बेस्ट वर्क था, इतना हैवी वर्क था कि लोग उनको समझ ही नहीं पाए। ये कहानी है, मेंडल्स खूब अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति के यहाँ लाख यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट को लेके आ जाए और साइंटिस्ट 1 घंटा भाषण देगा, आपको कुछ पता नहीं चलता है। कभी सुने ऐसा लेक्चर? उसमें नहीं आते हैं क्या, बाहर से स्पीकर नहीं आते हैं, स्पीकर आते हैं, स्पीकर बोल के आप, अरे भाई सुनने तो मजा तो बहुत आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, बस उसका मुंह ताक रहे थे कि क्या गजब इंग्लिश बोल रहा है। हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े, हम लोग उसको वैसे ही आते थे, आके पूरा इंग्लिश में बोल देता हम लोग वैसे। भाई थाईलैंड से एक मैडम आई थी हम लोग के क्लास में पढ़ाने के लिए, वो अलग से ट्रेनिंग, केंद्रीय स्कूल है तो अलग से आती हैं, तो वो बनारस में कुछ रिसर्च कर रही थी, बनारस के किसी एक वर्क पे जियोग्राफी पढ़ाने के लिए आई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ पे वो रिसर्च कर रही थी, उनका अपना यूनिवर्सिटी से आई थी, तो उनको 1 महीना हम लोग को पढ़ाना था। हम लोग बस मैडम को देखते रहते थे, भाई कदम यू नो ना, यू गॉट इट ऐसे बोलते, हम लोग तो चिढ़ाते रहते थे उनको, गॉट इट। पढ़ते कम तो चिढ़ाते ज्यादा थे, तो वैसे देखे जा रहे हैं हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा है, बस हम लोग लगे हुए थे आज भाई साड़ी पहन के, हमने तो सुना था कि साड़ी, बाल उसका सफेद है, हरा है, आंख लाल है, पीला है, ऐसे हम लोग मजाक बनाते रहते थे केवल। तो वो इतना बेहतरीन, वो उनका नॉलेज बहुत ज्यादा आगे है हम लोगों से, तो वो जब कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग सुन नहीं रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका इंग्लिश समझ नहीं, गॉट इट, उसके आगे कुछ बोल रहे थे हमको समझ नहीं आ रहा है, बस अंडरस्टैंड गॉट इट इतना ही समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ना काफी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से बात करिएगा तो आप उसके लेवल के बनिए, तब आप उसकी बातों को समझ पाइएगा। ये कहानी है, तो सेम वही कहानी है मेंडल के साथ भी। मेंडल क्या थे कि मेंडल का जो वक्त था, मेंडल्स वर्क वाज ahead of that time। इतना खूबसूरत वर्क था कि उस वर्क को कुछ समझ ही नहीं पाया। क्लियर है? क्यों नहीं समझ पाया? क्यों इनका वर्क इतना एडवांस वर्क था, क्यों नहीं समझ पाए लोग? क्योंकि मेंडल ने क्या यूज किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज किया था। तो एक और रीजन हो गया, मेंडल यूज मैथ कैलकुलेशन, या फिर इसके अलावा स्टैटिक्स का भी यूज किया था। इसलिए मेंडल्स को लोग उस समय उतना पॉपुलरिटी नहीं मिली। ये कहानी है,
तो आपके पास आएंगे तो आप ये सब लिखिएगा पॉइंट। पहला, ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू द यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कैलकुलेशन, ड्यू टू द मेंडल्स का जो वर्क था, मेंडल्स इतने बुद्धिमान थे कि उन लोग उनकी कदर ही नहीं कर पाए, ये बोल सकते हैं, सीधी सीधी बात। क्लियर है? लेकिन मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर कर दिया गया, रीडिस्कवर किया गया किसके द्वारा? 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था तस्मार्क, ह्यूगो ड्यूरिस एंड कार्ल कोरेन। ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल्स के वर्क को इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर किया। सब कुछ अलग अलग पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट, तीनों फिर जाके मेंडल्स को पॉपुलरिटी गेन हुई कि मेंडल्स इतना महान काम किए थे, इतना ग्रेट काम किए थे गार्डन में बैठ के, जो कि आज की डेट में हम लेबोरेटरी में नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके। बस तो ये कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे रीडिस्कवरी, तो पहला कहानी क्या है रीडिस्कवरी में कि 1900 में 3 साइंटिस्ट पहला का नाम था कार्ल कोरेन, स्पेलिंग में देख लीजिए, स्पेलिंग में बहुत गलत होता है। और एक यहां पे आ जाता है ह्यूगो ड्यूरिस। ये तीनों क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क। और सेम टाइम में ना ये कहानी हुआ, अभी मेंडल्स को पॉपुलरिटी गेन हुई। मतलब क्या? इन्होंने मेंडल्स के वर्क को पढ़ा और दुनिया के सामने लेके आया। फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंडल्स के वर्क को पढ़ा, और फिर जाके आया एक थ्योरी जिसका नाम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आया लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो इंडिपेंडेंट वर्क इन्होंने किया, तो मेंडल्स को पॉपुलरिटी गेन हुई, और भी ज्यादा हेल्प मिला हमको जेनेटिक्स को और भी बेहतर तरीके से डेप्थ में जानने का मौका मिला। अब हुआ क्या कि 3 साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया, सेम इसी टाइम में, पैरेलली इसी टाइम ड्यूरेशन में, हम ये ट्रैक कर चुके थे कि हमारे सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्रोमोजोम। और 2 साइंटिस्ट सटन एंड बाउरी, इन्होंने क्या बताया? सटन एंड बाउरी ने बताया कि क्रोमोजोम क्या है? एक टैक्सी है, एक टैक्सी की तरह से काम करे, गाड़ी की तरह से काम करे, एक व्हीकल की तरह से काम करे, जिसके अंदर जीन लोकेटेड है। और ये जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है किसमें बैठ के सर? क्रोमोजोम में बैठ के, जिसको मेंडल साहब ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। मेंडल ने बोला फैक्टर पेयर में होता है, और क्रोमोजोमल थ्योरी बोलता है कि क्रोमोजोम क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर्स हैं सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ क्रोमोजोमल थ्योरी क्या बोलती है कि क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है? फैक्टर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहां पे समझ में आया कि क्रोमोजोम के पास जीन होता है, यानी फैक्टर होता है जो कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहानी को हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। आप इसका फोटो लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़ा जा सकता है। अब यहां आइएगा, मैं यहीं पे आगे लिखता हूं। अब इसी में क्या है, सेम टाइम, मैं यहां देखना ध्यान से, अब बहुत डिटेल बातें कर रहे हैं। अब यहां से एक टॉपिक खत्म हो गया, अब एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यानी इसे बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। ये अभी हम लोग पढ़े थे एसेंट जेनेटिक्स, ठीक है, प्रिमिटिव जेनेटिक्स। मेंडल्स के वर्क को पढ़े थे। मेंडल्स को बहुत सारी चीज का नॉलेज नहीं था। मेंडल्स को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं मालूम था, मेंडल्स को को डोमिनेंस के बारे में मालूम नहीं था, मेंडल्स को लिंकेज के बारे में नहीं मालूम था। और लिंकेज बहुत खतरनाक है, मजा आ जाएगा कल पढ़ने में। अभी मैं यहाँ पढ़ाने वाला क्रोमोजोमल थ्योरी। मैंने बोला 1990 तक 1900 तक 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया। और सेम टाइम यहां लिख सकते हैं, सेम टाइम यहां पे, इसी के बाद आप देख लीजिएगा, मैं यहां एरो लगा देता हूं, यहां पे जगह नहीं है। सेम टाइम डेंस कलर स्ट्रक्चर ट्रैक्ड
इनसाइड न्यूक्लियस और दैट इज क्रोमोसोम। सेम टाइम में क्या हुआ कि हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्लियर है? सेम टाइम में डेंस कलर स्ट्रक्चर है और हमने ये ट्रैक किया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। चर्चा करेंगे कैसे सेपरेट होता है, ये मुझे पढ़ाना है टोटल। तो इस टाइम तक हम लोग ट्रैक कर लिए और हम लोग ये जाने एंड in 1902 a very important date 1902 Sutton and Bory, दो साइंटिस्ट हैं, Sutton and Bory proposed chromosomal theory of inheritance, proposed chromosomal थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने प्रपोज किया। क्लियर है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने? सटन एंड बॉरी ने प्रपोज किया। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई बात है? तो ये अभी कहानी पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी क्या बोलता है? ये थ्योरी ये बोलता है, दिस theory explain that gene या फिर इसी को फैक्टर located on क्रोमोसोम, ये अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, located on क्रोमोसोम्स। ठीक है? कोई डाउट है? एंड passes from पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? क्लियर है? यानी इस सब का समरी निकाल दें तो यहां से समरी क्या आ रहा है? समरी ये आ रहा है, समरी ये है कि क्रोमोसोम बिहेव एज ए टैक्सी, behave as a vehicle that transfer the character from one generation to next generation, from parental generation to next generation। समरी यही है कि क्रोमोसोम, अंतरा क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा क्या? क्रोमोसोम बिहेव एज vehicle, vehicle स्पेलिंग बता दो। हाँ, वी, हाँ, आई, vehicle या taxi, behave as a vehicle या taxi that transfer character from parents to offspring। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर रहा है। कौन सा? क्रोमोसोम। क्लियर है? समझ मारी बात है? कोई डाउट है? आइए पिक्चर से समझते हैं। ये पिक्चर इरेज हो जाएगा बस आपको समझाने के लिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, मान लेते हैं, मान कर लेते हैं है ही क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम पे आप क्या देख रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ क्या बैठा हुआ है? जीन लोकेटेड। याद आ रहा है? पहले पढ़ा चुका हूं मैं, मुझे यहाँ बस रिवाइज करवाना है। ये जीन है, ये जीन यहाँ बैठा हुआ है। कोई भी जीन है किसी कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। मान लेते हैं ये जीन जो है हमारे आई कलर को रेगुलेट कर रहा है, हमारा आंखों कलर कैसा होगा। तो ये जो जीन है क्या हो रहा है? पेरेंट से, पेरेंटल के पास था और गैमेट बनेगा तो गैमेट के पास भी होगा ना सर, देखना। अब ये ऐसा होमोलॉगस होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। देखना ध्यान से, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगा। ये पापा से 23 क्रोमोसोम आया है, आइए मम्मी से 23 क्रोमोसोम आया है। और जब गैमेट बनेगा तो 50% कैरेक्टर चले जाएंगे, पापा से 50% कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, सेपरेट होंगे ना सर। क्रोमोसोम सेपरेट होगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। देखिए मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। और ये कहाँ होगा सर? ये न्यूक्लियस इस तरीके से है, न्यूक्लियस के अंदर पोलैरिटी देखिए 2n है ना सर, डिप्लॉयड ना है। मियोसिस होगा तो यहाँ पे सेल बनेगा यानी गैमेट बनेगा। देखिए गैमेट के पास क्या पहुंचा?
पहुंचा ना सर। तो ये देख रहे हैं, ये जीन किसके पास लोकेटेड था? क्रोमोजोम के पास लोकेटेड था। देखिए क्रोमोजोम यहां से यहां पहुंचा, क्रोमोजोम जब पहुंचा पेरेंट से यानी गैमेट में पहुंचा, गैमेट थी तो जो बनाएगा ऑफ स्प्रिंग, तो गैमेट के पास क्या आ रहा है देख रहे हैं, कैरेक्टर आ गया ना क्रोमोजोम में बैठ के। तो यानी मेंडल साहब ने तो ये बताया था कि जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, जो एलिल्स हैं, एलिल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर, मेरे मम्मी और पापा या पेरेंट की बातें करेंगे, वो देखिए हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मान लीजिए किसी जीन है या कोई जीन था, इसके दो एलील है, कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो यहां चला गया क्या सर, मान लेते हैं यहां चला गया स्मॉल ए, यहां क्या चला गया कैपिटल ए। तो क्या मेंडल साहब ने ही बताया था कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, उसे एलिस बोलेंगे, एलिस पेयर में पाए जाते हैं। अब मेंडल्स का भी लॉ पढ़ा थे जस्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एलिस अपने हिसाब से क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। गैमेट बनेगा तो एक गैमेट के पास कैपिटल, एक दूसरा गैमेट के पास। क्रोमोजोमल थ्योरी भी यही बोलती है कि देखिए कैसे कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोजोम क्या होते हैं, सेपरेट होते थे। क्रोमोजोम सेपरेट हो गए, कोई डाउट है? तो क्या दोनों में सिमिलरिटी नहीं है? यही डिफरेंस आपको यहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिफरेंस सिमिलरिटी बिटवीन क्रोमोजोम एंड जीन। जीन भी पेयर में, क्रोमोजोम भी पेयर में। जीन भी सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यह क्या क्रोमोजोम कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यही वर्क 1900 के दौरान में पैरेलली खोजा गया था, और उसी टाइम अद्भुत हुआ कि मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया गया और देखा गया नहीं यार, ये सारी चीज तो मेंडल बता के चले गए हैं जीन के बारे में। और जीन ही यानी कि क्रोमोजोम के अंदर जो कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है वह क्या था, जीन था, यानी एलील था, यानी फैक्टर था। क्लियर है अंतरा? फोटो लीजिए, ये आप हटा दीजिएगा वहां से। चलिए आइए इस डिफरेंस को हम यहां लिख देते हैं और चैप्टर समाप्ति की तरफ आ जाएगी, मतलब आज का क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक फोटो नहीं लिखे थे ना, टाइम कितना हो रहा है? हाँ तब टाइम। अब आइए कंपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ का बुक का ही लाइन लिखवा दे रहा हूं, कंपेयर बिटवीन क्रोमोजोम एंड जीन, कंपेयर कर रहे हैं। और पढ़ लिए भाई तो फिर भूलोगे नहीं, और नहीं पढ़ोगे और नहीं समझ में आया तो भूलते जाइएगा। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। आप एक साइड लिख लो क्रोमोसोम, अभी जस्ट बताया, एक साइड लिख लेते हैं जीन। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो गैमेट भी क्या, जीन भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ऑकर इन पेयर, यानी फैक्टर्स की बातें हो रही है। मेंडल साहब ने इसी को फैक्टर बोला था। तो क्रोमोसोम क्या है, ऑकर इन पेयर, पहला पॉइंट, ऑकर इन पेयर। इधर क्या लिख सकते हैं, जीन भी क्या होता है, ऑकर होता है, ऑकर इन पेयर, पेयर में है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, दूसरा पॉइंट, सेग्रीगेट हो रहा है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहां क्रोमोसोम क्या देखिए, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखिए आपको एकदम पिक्चराइज करा देंगे जो चीज लिखा हुआ है। और यहां भी क्या हो रहा है कि जीन जो है, फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स या फिर जीन सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। आपको बताया गया था कि अब यहां तीसरा पॉइंट है,
इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये याद रखिए, देखिए अभी समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट पेयर, इसी को तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहे थे। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। और यहां भी क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर। अब ये पूरे सवाल को मैं पिक्चराइज कराने वाला हूं, ये पूरे टेबल डेटा को हम पिक्चराइज कराने वाले हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा। मैडम इधर देखिए, उधर नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट डेटा है। पहला क्रोमोसोम पेयर में होता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखेंगे तो क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो ये क्लियर है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं कि ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है 23, ह्यूमन बीइंग की बातें करें 23, तो ये भी 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ऐसे क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, क्रोमोसोम नंबर 4 होगा, मतलब हर एक क्रोमोसोम किसमें है, पेयर में है। तो 46 नंबर क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम ऑकर इन पेयर। ठीक है, ये देखिए आपको ऐसा बना दिया, और यहां एक बात नहीं है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, कहीं पे नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक्स। क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, पेयर में होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर, मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, देखिए क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, हम ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं सपोज। अब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनेगा यहां से, तो एक गैमेट के पास रेड, एक गैमेट के पास ब्लू ना। यहाँ पे अगर इसको मैं पूरा सेल मान लूं, ये पूरा सेल के अंदर था, यानी न्यूक्लियस के अंदर था, तो ये अगर देखेंगे तो एक गैमेट में आएगा रेड और ग्रीन, एक गैमेट में आएगा ब्लू और ब्लैक, ये भी हो सकता है, ब्लू और ग्रीन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना सर। तो कहानी अभी चल रहा है, तो गैमेट क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, ये कहानी है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा क्रोमोसोम नंबर 1, और ये अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा। अभी कहां पढ़ाया गया है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज क्या हो जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में आपस में पेयरिंग हो जाता है, ये ना है, या पेयरिंग हुआ, कैरेक्टर का एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिंग स्टेज में। एनाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने हिसाब से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम, और यहां से अपने हिसाब से, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे। गैमेट बनेगा तो एक इधर चला जाएगा, एक में इधर चला जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ये कहानी है, देखिए क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो अगर यहां गैमेट बनेगा, देखना ध्यान से, तो एक गैमेट में बनेगा रेड, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, रेड, और हम ले लिया यहां पे ग्रीन, तब ना हाफ हुआ। देखिए क्रोमोसोम 23 पेयर था, 40 टोटल। देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो एक ऑक्सीजन था, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे ना। जब गैमेट बनेगा तो 2 का आधा कितना होगा, 1 क्रोमोसोम आया, भुला गया क्या जी तुम लोग, 46। गैमेट बनेगा 23, ये 2 था, गैमेट बनेगा तो इसमें 1, इसमें तब से क्या बोला थी, ये गैमेट बना। इस गैमेट के अंदर क्या है सर, देखिए हम ले लेते हैं, एक ब्लैक को लाया, एक ब्लू लाया। तो क्या गैमेट अपने हिसाब से सेग्रीगेट नहीं हो रहे? पहला कहानी था ऑकर इन पेयर, ये पेयर में है, क्रोमोसोम पेयर में है। गैमेट बनना है तो गैमेट में क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट हो गया ना। याद आ रहा है सर, भुला गए सब? इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये जो पेयर रह गए, ये पेयर और ये पेयर एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। या क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया, या क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया। यहां देखिए ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, इंडिपेंडेंट पेयर है। देखिए
जो इंडिपेंडेंट पेयर की बातें करेंगे तो इसका सेपरेशन इसके सेपरेशन से कोई मतलब, ये क्रोमोसोम नंबर 1 अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा, क्रोमोसोम नंबर 2 अपने हिसाब से, देखिए पूछ के सेग्रीगेट करेगा। कोई डाउट है? नहीं। इसको ऐसे समझो, कपल्स पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ा शादीशुदा, तो कपल्स क्या है? पेयर में है। कपल्स अपना काम इंडिपेंडेंट करते हैं, एक का काम दूसरे काम से क्या है? टोटली इंडिपेंडेंट है। पति और पत्नी में पति पूछ के खाएगा पत्नी से? नहीं ना, पूछ जाएगा काम करने, वो इंडिपेंडेंट है। कपल्स क्या होते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं, और ये अपने हिसाब से सेग्रीगेट हो सकते हैं आफ्टर द डाइवोर्स, किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। ये कहानी है, क्लियर? सेम कहानी क्रोमोसोम के साथ है। अच्छा, अब यहां आइए, जीन की बातें करेंगे। तो अभी जस्ट पढ़े क्रोमोसोमल थ्योरी में कि क्रोमोसोम क्या है? टैक्सी है जिसके पास जीन लोडेड है। देखिए अब यही चीज को हम बना रहे हैं। देखना ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ पे मैं देखिए वो ले लेता हूँ मटोला। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर है, और यहाँ पे यहाँ पे कैपिटल वाई है, और यहाँ पे ये कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल था राउंड से। मान लेते ये क्रोमोसोम पे बैठा हुआ था, ये भी क्रोमोसोम पे बैठा हुआ था। जब गैमेट बनता है तो पता है ऑकर इन पेयर, देखिए फैक्टर्स पेयर में है, फैक्टर्स पेयर में है, कैपिटल आर स्मॉल आर फैक्टर ही तो है, एलिल्स एलिल्स पेयर में है नहीं, अंतरा, ठीक है। फैक्टर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। एक गैमेट बनेगा तो उसके पास कैपिटल आर जाएगा, एक गैमेट बनेगा तो इसके पास स्मॉल आर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए गैमेट बना देते हैं। ये देखिए यहां पे ऑकर इन पेयर है, देखिए बाबू मजा आ जाएगा। देखिए क्रोमोसोम अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे, पेयर्स में पाए जाते हैं, और दोनों पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। देखिए ना, कोई डाउट है? अब फैक्टर्स थे, फैक्टर्स भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। एक कैपिटल आर यहां आया, स्मॉल आर क्या बोलती पब्लिक, चला गया ना, ऐसे नहीं बना रहे थे, एक गैमेट कैपिटल आर, एक गैमेट स्मॉल आर। अगर पेरेंट हेटेरोजाइगस था, ये देखो अभी जस्ट पढ़ा रहे थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैपिटल आर बनना था एक, क्या बोलती पब्लिक। अब एक पेयर, ये जो पेयर है करेक्टर, वो दूसरे करेक्टर से टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। सीड राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है ना सर, रिंकल के साथ भी येलो आ सकता है, रिंकल के साथ ग्रीन भी आ सकता है। मतलब दोनों करेक्टर एक दूसरे से क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। यही था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे ये आर अपने हिसाब से आएगा। अब ये यहाँ रेड के साथ ग्रीन आया, और ग्रीन क्या था? कैपिटल वाई है। तो क्या ये सीड जो गैमेट बनेगा, ये सीड आगे जाके क्या बना सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। मान लो मम्मी से भी आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या आएगा? ये सीड कैसा होगा? राउंड और येलो, ये नहीं गैमेट बना है। और यहां पे देखेंगे, और यहां पे आया स्मॉल वाई। तो देख रहे हैं ना, एक करैक्टर या एक फैक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे फैक्टर से टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब समझ में आ रहा है कि जब ये कहानी हो रहा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा रहा था, स्मॉल वाई लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता था, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता था, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। देख रहे हैं ना, समझ में आया क्या? कोई डाउट है?
तो ये कहानी क्रोमोजोम के लिए भी थी। तो कंपेयर कर लिया हम लोग। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फोटो लीजिए। कोई डाउट है? ये कहानी है। अब इसके अलावा इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, इसने किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में कि टीएच मॉर्गन प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोजोमल थ्योरी इनहेरिटेंस का, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। क्लियर है? लेकिन उससे पहले आइए एक डेटा आया है आपके पास, हम लोग के पास एनसीईआरटी का, उसको समझ लेते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि पिक्चर से सवाल आते हैं। ये जो जीवन है, जीवन है ना, पिक्चर बना ही देते हैं। काश हम लोग के पास ये बोर्ड होता। जीवन, जीवन फेज। लेकिन जो लिख के पढ़ाने का मजा है ना, वो हमसे बेहतर को नहीं समझ सकता। पहला पिक्चर ऐसे ना बना हुआ है, या मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं? हाँ, ऐसे दिखाऊंगा मैं। इन्हें बनाया पहला पिक्चर जीवन फेज में, देखिए ना। जीवन के पास क्या होगा? एस फेज आएगा ना। जीवन के बाद एस फेज आएगा। एस के बाद क्या आएगा? G2 आएगा। अब एस फेज में क्या होता है? एस फेज में होता है डीएनए रिप्लिकेशन। और जैसे डीएनए रिप्लिकेशन आएगा तो अब आया एक कौन सा फेज? G2 फेज। और जैसे G2 फेज आएगा तो सर क्या यहां पे एक और क्रोमेटिड बढ़ जाएगा क्या सर? क्या ऐसा दिखाई देगा? और यहां ग्रीन वाला कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा क्या? ऐसा ही दिख रहा है क्या आपको? देखिए, जीवन में सिंगल सिंगल डंडी था और G2 में क्या हुआ? डबल हो गया, क्योंकि एस फेज में क्या हुआ? डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए अपने आप को कंडेंस करके एक और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो देखिए यहाँ पे क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं? क्रोमोजोम अपने हिसाब से सेपरेट हो रहे हैं। कोई जरूरी है? मतलब एक पेयर क्रोमोजोम्स दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोजोम से टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। वही तो कहानी लिखवा रहे थे। देखिए यहाँ पे, और फिर जर्म सेल बनना, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बन गया। ये विदाउट क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर उतना नहीं हुआ है। लेकिन पीछे वाला पॉसिबिलिटीज में देखेंगे पिक्चर में, तो देखिए यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। ऑरेंज के साथ ग्रीन बैठा हुआ है और येलो के साथ ऑरेंज बैठा हुआ है। यहाँ देखिए, ऑरेंज के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ रेड। मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 होने के बाद आप क्या देखेंगे? क्रोमोजोम सेपरेट कर गए। देखिए, एक क्रोमोजोम एक सेल में, एक क्रोमोजोम ऑरेंज वाला टोटली इसमें और ब्लू येलो वाला इसमें। अब यहां से फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो देखिए 4 गैमेट बने ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला कहानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक पेयर दूसरे पेयर पे टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई डाउट है? अंतरा इधर देखो, बुक में नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्लियर? अगर अब यहां देखेंगे, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, विदाउट क्रॉसिंग ओवर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया तब देखना कैसे होगा कहानी। अच्छा, इसमें नहीं दिया है, कहां दिया गया? रेड के साथ ग्रीन, ग्रीन के साथ, हाँ। अब पॉसिबिलिटीज यहां देखिए, या तो कहानी ऐसा हो सकता है, देखिए ऑरेंज पूरा है, ऑरेंज के साथ यहाँ देखिए क्रोमोजोम सेपरेट किया, यहाँ जर्म सेल्स बने, यहाँ 2 ऑरेंज वाले और 2 येलो वाले। तो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज के साथ रेड भी आ रहा है और ऑरेंज के साथ ग्रीन भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? यही पढ़ाना है हमको कल की क्लास में। कल पूरा ही चलेगा, 11th क्लास का आप मियोसिस पढ़ के आइएगा बढ़िया से। तो ये कहानी था। चलिए आइए, इसको आप फोटो लीजिए। आइए फोटो लीजिए। फोटो नहीं ले रहे? अब ये कहानी है।
सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है आज का, ये सबसे लास्ट स्लाइड है। यहां देखिए टीएच मॉर्गन प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of chromosomal theory of inheritance मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया सर? सर्टन एंड बाउरी ने। प्रूफ किसने किया सर? टीएच मॉर्गन ने। किस पे वर्क के? बाय परफॉर्मिंग स्पिन क्या होता है? बाय डन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला ऑन फ्रूट फ्लाई, यानी ड्रोसोफिला को बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। इसीलिए टीएच मॉर्गन को एक और नाम दिया जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। जितनी मक्खी है सब पे फ्लाई पे वर्क कर चुके थे, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ये कहानी क्लियर है? टीएच मॉर्गन। कोई डाउट है? अब सवाल ये है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया? मटर को भी तो यूज कर सकता था। सवाल है, अदर एनिमल्स को भी यूज कर सकता था। व्हाई ही चूज ड्रोसोफिला? तो इसके काफी सारे आंसर हैं, मटर की तरह ही। आंसर ये आएगा सवाल। पहला आंसर इसका ये है, पहला आंसर ये है कि ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन है शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितने दिन का है? 40 to 15 डेज का ही होता है, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा तो क्या होगा सर? मोर नंबर ऑफ प्रोजनी तो डेटा इनक्रेडिबल हो जाएगा। दूसरा कहानी था क्या कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिला था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। इजिली मेल एंड फीमेल में आसानी से अंतर कर सकते थे। मेल क्या होता है? मेल छोटा होता है, छोटा स्मॉल दुबक बैठा हुआ है। फीमेल क्या होती है? लार्ज बड़ी होती है। ये कहानी बिगर इन साइज स्मॉलर इन साइज, लार्ज का बिगर लिख देते हैं। ये कहानी था। तीसरा कहानी है इजी टू कल्टीवेट, इजी टू ग्रो। इजिली ग्रो, इजिली कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते, पाल पोस सकते हैं उनको आराम से। इजी टू ग्रो, किसी मीडिया उनको कोई न्यूट्रिशन मीडिया दे तो ग्रो कर जाएंगे, इजी टू ग्रो, ठीक है। ये कहानी है। चौथा कहानी है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिला था, सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मटर की तरह क्या कैरेक्टर का नाम है? आइए देखते हैं। पहला क्या क्या पे मॉर्गन साहब ने स्टडी किया था? पहला आई कलर, दूसरा बॉडी कलर, और तीसरा विंग साइज, पंख कैसा है, विंग साइज। तो आई कलर या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। बॉडी कलर ब्राउन था, ब्राउन बॉडी वाले मिले और येलो बॉडी वाले मिले। और विंग साइज क्या था? लार्जर विंग देखने को मिलेगा या फिर मिनिएचर विंग देखने को मिल रहा था।
इतने टाइप के हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां तक पढ़ के आइएगा कल। तो हमने देखा क्या, ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से ड्रोसोफिला पे किसने वर्क किया, टीएच मॉर्गन ने, एंड प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अक्सर सवाल आता है, और क्यों इन्होंने चूज किया, क्योंकि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे थे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जैसे आई कलर पे स्टडी किया रेड एंड ग्रीन, बॉडी कलर पे स्टडी किया एंड विंग कलर पे स्टडी किया। इसके हिसाब से इन्होंने बताया क्या, प्रोवाइड द लिंकेज, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। टेल अस अबाउट लिंकेज, लिंकेज के बारे में ये बताया, लिंकेज क्या होता है। अब लिंकेज मैंने बताया था कि जो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा उसको बोलते हैं लिंक्ड जीन, और जिस जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगा उसे अनलिंक्ड जीन। दोस्ती लिंकेज है, कम दोस्ती यानी दुश्मनी तो नहीं बोल सकते, ज्यादा दोस्ती कम है जिनके बीच में, वो अनलिंक्ड जीन है। जहां अनलिंक्ड जीन होता है वहां रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जहां लिंक्ड रहेंगे वहां क्रॉसिंग ओवर कम होता है। ये थोड़ा सा बता दिया गया, कल इसको पढ़ के आइएगा तब मजा आएगा, विदाउट पढ़े आइएगा कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार अपने से जाके पढ़ के आइए, नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज पूरा पढ़ के आइए, फिर मजा आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है।